बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बन रही है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जितने मैक्सिमम हम डिस्कस कर सकते हैं, आईटी के, ऑयल एंड गैस के, कुछ और स्टॉक जिनको हम साथ लेके स्पेसिफिकली चलते हैं और कुछ इन रेट्स पर हैं जहाँ कुछ को टारगेट करना ज़रूरी है और कुछ में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं मार्केट की तरफ। मार्केट आप सबको ही पता है फ्राइडे को एक प्रेशर में रही। उसकी रीज़न जो ये फायरिंग का वाक़या हुआ था, शुक्र है कि कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ। उसके बावजूद मार्केट का ये इतना एक नेगेटिव रहना, और आगे क्योंकि वीकेंड आ रहा था तो वो तो डेफिनेट था कि कोई पॉजिटिव क्लोजिंग या मार्केट पॉजिटिव तो नहीं हो सकती इन एनी केस, बिकॉज के पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है वो बदल रही हैं। किसी टाइम कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आप देखें कि इवेंट हो जाता है। लास्ट वीक में जब ये मार्च शुरू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि मार्च का जो एक रूटीन थी उसकी बेस के ऊपर मार्केट काफ़ी अपने आप को मैनेज करके एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्च का जो एक हम समझ रहे थे कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर या एक वायलेंस इस तरह की चीज़ होगी, वो तो नहीं था। लेकिन आप देखें कि अचानक एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से सारा सिनेरियो दोबारा से जो है वो चेंज हो गया। और अब उसके बाद अगर आप वीकेंड पे न्यूज़ को थोड़ा सा व्यू करें, डेफिनेटली अब सब लोग जो है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो सिचुएशन देखें, बीच में ये लगा कि मार्च अब डिले हो जाएगा और शायद मार्च जो है अभी फ़िलहाल नहीं होगा। मीनवाइल उसके ऊपर आईएसपीआर का बयान आना, उसके ऊपर एक नया सिनेरियो डेवलप होना कि उसके ऊपर अब जो इमरान खान ने स्पीच की उस पर क्या एक्शन होगा, या वो फर्दर कोई अरेस्ट वाली सिचुएशन आती है या पॉलिटिकल अनसर्टनटी या चीज़ें हीटअप होती हैं। मीनवाइल आज अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली दोबारा से जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि फ्रॉम ट्यूसडे मार्च जो है फिर स्टार्ट होगा। तो अब देखें इस मार्च के स्टार्ट होने में वही रूटीन है कि मार्च चला करेगा, उसके बाद इमरान खान स्पीच किया करेंगे, ख़ुद शायद शामिल अभी नहीं होंगे, और अभी से कह दिया कि 10 दिन लगेंगे उसको या 14 दिन लगेंगे इतने। तो मीन्स इस पूरे सिनेरियो में किसी वक्त भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, और अल्लाह ना करे कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो, क्योंकि आप देख लें कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं और उसके बाद फिर कुछ तरह का सिचुएशन होना वो काफ़ी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो, जो लोग भी पावर में हैं वो किसी भी हल्के से हों, अगर आप पॉलिटिकल साइड देख लें, आप इस्टेब्लिशमेंट देखें, तमाम चीज़ें, आप इन तमाम इनकी जो भी गेम है, जो गेम प्लान है, जो इनके फोकस है, उसमें जो आम पब्लिक है वो इन एनी केस लूज़र ही रहती है अनफॉर्चुनेटली। सेम इसी तरह जिस तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें कि स्मॉल इन्वेस्टर बेचारा जो है वो काफ़ी अरसे से वो ज़्यादा प्रॉब्लम में, टेंशन में है। जो आप कह सकते हैं बिग गन्स हैं, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं होता। दे नो वेरी वेल के किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह एग्ज़िट लेना है, और अगर कोई अनहोनी सिचुएशन भी आ जाए तो उसमें भी उनके पास इवन पॉलिसीज़ ऐसी जो सी उन पे इन्फ्लुएंस करने का भी उनके पास एक चीज़ होती है जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप कंट्री लेवल पे देखें तो अवाम, और इसी तरह ही आप बिज़नेस लेवल पे भी देखें तो छोटा इन्वेस्टर, छोटा बिजनेसमैन, वो बेचारा जो है वो अताप का शिकार हो जाता है। तो उसमें देखें, इन आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए या गवर्नमेंट ऐसा करे जो हमें फ़ायदा दे। अल्टीमेटली खुद ही सोचना पड़ना है। जो भी दोस्त अगर आप देखें जो भी इस वक्त 30-40 की ब्रैकेट में है, तो अगर आप देखें जब वो बिल्कुल अपना चाइल्डहुड था या वो स्टूडेंट लाइफ थी, उस वक्त से जो आप चीज़ें सुन रहे थे, जो हालात आप देख रहे थे पाकिस्तान के, अगर 20-30 साल गुजरने के बाद अगर आप देखें तो आज भी वहीं पे खड़े हैं। यानी वही प्रॉब्लम्स हैं, वही मसले हैं, वही आईएमएफ है, वही उनसे जनाब लोन लेना है, उसी तरह की नाजुक सूरत हाल है, उसी तरह कभी लोड शेडिंग का मसला, अनएम्प्लॉयमेंट, उसी तरह बिज़नेस जो है वो क्लोज़ करने के जो है वो सिचुएशन आ जाती है, गैस नहीं होती, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये नहीं पता होता कि आगे जाके क्या सिचुएशन बनेगी। तो मोर और लेस वही सिचुएशन है। अगर आप देखें तो फॉरेन रिजर्व्स आप देख लें तो आप मुशर्रफ दौर में चले जाएं तो 16 आई थिंक बिलियन के रिजर्व्स हुए थे, तो उस वक्त कहा गया था जी बड़े ज़्यादा रिजर्व्स हुए हैं। और
आज आप देखें हम वहीं पे फिर 16 बिलियन पे खड़े हैं, बल्कि उससे भी नीचे आ जाते हैं हम। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें, सबसे बेहतर पॉलिसी होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, अपनी अर्निंग पे फोकस करें। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत ज़रूरी है कि एक आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है सो आप पैसिव इनकम की जो है वो ज़रूर आपकी कोई ना कोई उसमें होनी चाहिए। वो पैसिव इनकम लेकिन जनरेट करने का जो तरीकाकार, इसमें स्टॉक मार्केट भी आती है। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस बहुत से ऐसे हैं जो कर रहे हैं, बट वो तमाम चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें बड़ा फोकस होकर बड़ा तरीके से। और ये कभी भी ना सोचें कि स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, कि वो आप मतलब आज इन्वेस्ट करें और 2-3 महीने या साल के अंदर आप जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो उसमें से अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है ही नहीं पाकिस्तान में भी। हाँ, उसमें कोई किसी स्टॉक में कोई जैकपॉट लग जाए, आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाए तो हो भी सकता है। बट ये ज़रूर है कि अगर आप फोकस हो के तरीके से, स्ट्रेटजी के साथ, पूरी वर्किंग के साथ, पैनिक में आए बगैर, ग्रीड में आए बगैर करें तो स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देती है, बहुत अच्छा रिटर्न देती है। और इसको आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि एक शेयर को ही आप लॉन्ग टर्म लेके चलें, वो भी अपनी जगह पर है। लॉन्ग टर्म का मीन्स कि इसको आप ये ना समझें कि इस फील्ड में आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है और 2 साल में आपने वो डबल ट्रिपल करके उसके बाद खैर बात कह देना है। ना ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, ना जो उसमें एक दफ़ा आता है वो ऐसा कर पाता है, अनटिल अनलेस कि वो ग्रीड में या पैनिक में अपना सारा कुछ जो है वो ज़ीरो करके, लेवरेज पे प्ले करके, और उसके बाद वो कहे कि मैंने आज के बाद स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस लेके वो एग्ज़िट कर जाए। अदरवाइज़ स्टॉक मार्केट आपके साथ लाइफ लॉन्ग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे चल सकता है, अगर आप इसको तरीके से चलाएं और साथ साथ इसमें से एक पैसिव इनकम जनरेट करते रहें। वो इनकम अगेन ये याद रखें कि वो अगर अच्छा टाइम होगा, बुलिश होगी, तो मंथली बेस पे, वीकली बेस पे भी हो सकती है। और अगर चीज़ें ख़राब होंगी तो आपको काफ़ी मंथ्स तक या इवन मल्टीपल ईयर्स तक भी चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली आप अगेन उसमें से लॉस नहीं करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप फोकस करें इंशाल्लाह ताला, तो आने वाले दिनों में भी आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अब जो ये वीक है, इसमें फिर देखें मार्केट चांस दे सकती है आपको दोबारा से, कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन आप सब ये मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा अब होगा कि अगर जब तक ये चीज़ें प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होती, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। सो इस पूरे सिनेरियो में या तो हम प्लान कर सकते हैं तकरीबन 6-7 माह साल के लिए, तो फिर ठीक है। उसमें जो भी बीच में डिप आएगी, डाउनवर्ड आएगा, वो सब ख़त्म होके ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। या फिर आप प्लान करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है एग्ज़िट लें, कैश क्योर करें, डिप का वेट करें, या किसी और स्टॉक में जो बिल्कुल लो साइड पे है उस पर एंट्री लें। वहाँ पे जैसे ही आपको 1-2 रुपया मिलता है छोटे स्टॉक में या बड़े स्टॉक में, 10-15% का आप मार्जिन रखें, जहाँ पे भी मिलता है आपको वहाँ पे आप फ़ौरन एग्ज़िट ले लें, या फिर स्टॉप लॉस लगा के रखें ताकि एग्ज़िट आप पॉजिटिव साइड पे कर जाएँ। तो इसी तरीके से आप जो है वो बेहतरी जो है ला सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो कल के लिए भी स्ट्रेटजी अपनी यही रखें कि जो एक प्रेशर आया था, अभी जो सिचुएशन है, फ़िलहाल के लिए मंगल से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, पैटर्न वही होगा। बीच में कोई अगर ख़बर गलत नहीं आती तो इकनॉमिक साइड पे चीज़ें कुछ बेहतर हैं, हमें कुछ सपोर्ट मिल रही है सऊदीया की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी। तो उम्मीद है कि मार्केट किसी हद तक अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो उसमें हमने उस मौके का फ़ायदा उठाना है, और जहाँ पर अगर हम रिसेंटली कैश बुक नहीं कर सके आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग, तो हमने अपने कैश को सिक्योर करना है, और जहाँ पे हमें मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और स्टॉप लॉस के बगैर जो है आपने चीज़ों को होल्ड नहीं करना। तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, कि उनमें स्पेसिफिकली कल हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस वीक में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे उनको टारगेट करना है, कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग जो है उनमें करनी है। तो सबसे पहले आ जाएँ आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में। उसमें सबसे पहले आ जाएँ सिस्टम पे। सिस्टम अगेन तकरीबन 450 के पास है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब हमने इसको टारगेट किया था 300 के पास, तो इसको हमने यही टारगेट किया था कि फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग हम 400 प्लस पे करेंगे, और अगर फर्दर भी हम इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला इसका 500 प्लस होगा। और अगर आप देखें तो वो इट्स वेरी नियर। थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट चाहिए तो आपको सिस्टम जो है वो 500 प्लस भी नज़र आएगा। तो अभी के लिए अगेन वही स्ट्रेटजी, 420 का स्टॉप लॉस और होल्ड करें।
दूसरा है जी वेंसियन। वेंसियन अगेन ये वो अब स्टॉक है जिस तरह एक ज़माने में अगर आपको याद हो जब नेटसोल 90 से नीचे था, जब टीआरजी 80 से नीचे था, तो मैं बार बार मेंशन करता था कि बाय करें, एवरेज करें, बाय बैक करें, दिस इज़ द राइट प्राइस। इसी तरह वेंसियन स्टिल अभी उस प्राइस पे है कि जितना हर डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं और एकोमोलेट कर सकते हैं, और इसमें आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100+ का टारगेट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर मार्केट ठीक रही, फर्दर चीज़ें जल्दी कंक्लूड कर गई, तो आप इसको दिसंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट से पहले इंशाल्लाह ताला 120 130 तक भी देख सकते हैं। सो इवेंसियन को आप टारगेट इजीली कर सकते हैं आईटी सेक्टर में इस वक्त। उसके बाद आ जाएं जी नेटसोल। नेटसोल का भी पूरी स्ट्रेटजी आपको पता है कि किस तरह हमने इसमें एंट्री ली, और 120 पे जब था तो 115 का स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया वहाँ पे। डेफिनेटली जब स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, इसके बाद दोबारा तकरीबन 100 के पास आया था, और वहाँ से फिर बाउंस बैक करके 112 तक गया। अभी 110 पे है, तो इसमें स्ट्रेटजी रखें 105 का स्टॉप लॉस रखें, और जब ये अगर आपको मौका मिलता है 113 14 15 के पास जाता है, तो जिन्होंने अगेन 100 के आसपास बाय किया था या इवन 104 105 पे किया था, वो वहाँ पे 100% प्रॉफिटिंग नहीं तो पार्शियल प्रॉफिटिंग ज़रूर करें, और अपने स्टॉप लॉस को फिर आप 110 पे ले जाइएगा जब ये 115 तक चला जाए, बिकॉज के आगे वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो फिर अगर मार्केट किसी किस्म का खुदा न खासा किसी वजह से डिप लेती है, तो इसमें भी डिप आ सकता है, तो आपके पास चांस होगा कि आप दोबारा इसको डिप पे बाय बैक कर सकें। उसके बाद आ जाएं जी टैली। टैली अगेन एक्स होने के बाद अभी इसमें थोड़ा सा प्रेशर में ही है ड्यू टू मार्केट। तो 10 to 11 ही वो प्राइस रेंज थी जहाँ पे हमने मोस्ट प्रॉब्ली इसको बाय किया, और उस वक्त एक सिक्योर प्राइस रेंज थी। उसके बाद एक्स होने के बाद अभी भी अगर आप देखें तकरीबन ये 10 के पास है। तो इसको जो छोटे स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जितनी भी फर्दर अगर कोई डिप पे आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, जिन्होंने 10 to 11 बाय किया हुआ है, और इसका जो है वो आपने बोनस भी अवेल कर लिया है, तो वो इसको अभी होल्ड करें। जैसे चीज़ें बेहतर होंगी, तो जब बाकी स्टॉक्स चलेंगे, तो इसमें भी यहाँ से इंशाल्लाह ताला फर्दर मूवमेंट के चांसेस हैं। और 12-13 की प्राइस भी अगर आप जो है उसको टारगेट करें, तो आप देखें कि 10 रुपये के स्टॉक में तकरीबन मोर देन 25% जो है वो बनता है। तो आप इसलिए इन रेट्स पर टैली को होल्ड करें जिन्होंने बाय किया, और अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो स्टेप्स में बाय कर सकता है। उसके बाद आ जाएं जी हैस्कोल। हैस्कोल एक और स्टॉक जिसको हमने टारगेट किया था 6.5 से नीचे, और मैं बारहा मेंशन करता रहा, काफ़ी अरसे से हमने टारगेट किया था ये 6.3 से 7 की रेंज में काफ़ी अरसा जो है मूव करता रहा। और उसके बाद देखें इसमें एक रैली बनी, और अब माशाल्लाह ये तकरीबन अगर आप देखें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 के पास जो है वहाँ से रिवर्ट किया है, और वो भी मार्केट की वजह से, और अभी भी अगर आप देखें तो 8 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अब फर्दर जो स्ट्रेटजी है वो इस वक्त 8.39 पे इसकी क्लोजिंग थी। 8 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, बिकॉज जिन दोस्तों ने भी इसको 7 से बिलो बाय किया है, और जिन्होंने 6.5 से नीचे बाय किया, वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। बोर्ड मीटिंग इसकी आ चुकी है। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद दोनों जो क्वार्टर के रिज़ल्ट्स साथ अनाउंस कर रहा है, 30 जून का भी और सितंबर का भी। उसके बाद जैसे 30 जून का रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली एनुअल जनरल मीटिंग की भी नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद ब्राइट चांसेस हैं कि ये डिफ़ॉल्टर से निकल सकता है। बट उससे पहले जो रैली बनती है अगर इसमें, तो उसमें हमने मैक्सिमम अवेल करना है, और हमने प्रॉफिटिंग करनी है, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ओपन एंड जो सा आपने जो सा इसको लेके नहीं चलना, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करते हुए इसमें से एग्ज़िट लें। उसके बाद आ जाए जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, अ वेरी गुड शेयर, और अभी भी अगर आप देखें तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्स होने के बाद और रीसेंट रिज़ल्ट के बाद अभी भी अगर आप देखें तो 170 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगेन जिन दोस्तों ने इनिशियली तो हमने 140 पर टारगेट किया था, इवन अगर जिन्होंने 150 के आसपास भी लिया या 160 के आसपास भी लिया, तो वो आप देखें कि वहाँ से एक्स होने के बाद उन्होंने डिविडेंड भी अवेल किया, और एक्स होने के बाद नीचे से ये दोबारा से 170 पे आ चुका है। तो अटक रिफाइनरी अगेन जो इसके रिज़ल्ट हैं, तो फ्यूचर में फर्दर अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इंशाल्लाह 200 है, बट इट डजेंट मीन कि आप 170 से ऊपर जाके बाय कर लें। जिनके पास है वो 160 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। तो आई थिंक कि चीज़ें जो सी काफ़ी सिक्योर वे में आपकी फर्दर अपसाइड मूव कर सकती हैं, और अगर डिप भी आता है तो फिर आप एक सिक्योर वे में एग्ज़िट ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जी, जो नेक्स्ट स्टॉक है पी आर एल अगेन इस वक्त जो सा वही इसकी जो रेंज बन रही है 16 to 17। रिसेंटली इसने 18 से ऊपर भी क्लोजिंग दी, बट फिर मार्केट ने डिप लिया तो ये काफ़ी नीचे आया। तो अभी भी अगर आप देखें फ्राइडे को, तो इसका जो लास्ट प्राइस थी वो 17 से ऊपर की क्लोजिंग थी। अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 16.74 पे है। तो मार्केट जैसे ही बेहतर होती है तो ये पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाता है, डिप आती है तो डिप लेता है। तो इन रेट्स पर आप होल्ड करें। अभी टारगेट हमने 20 का रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव साइड पे आया था, ईपीएस पॉजिटिव आई थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, चंद माह पहले ये इसकी जो प्राइस लेवल्स थे वो 13 to 14 ये रेंज होती थी, 15 तक इसी रेंज में ये मूव करता था। फिर इसमें एक जंप आया, उसने 20 को टच किया और उसके बाद से अब डिप लेकर अब इसकी जो रेंज बन रही है वो आप देखें तो ज़्यादातर 17 से ऊपर, और अगर ज़्यादा डिप आए तो ये 16 के आसपास जो है ना, 16.5 to 17.5 ये रेंज पे ज़्यादा अगर आप देखें तो ये अकामुलेट हो रहा है। तो यहाँ से जो इसका नेक्स्ट फिर जंप आएगा वो इंशाल्लाह ताला 20+ का आएगा। उसके बाद आ जाएं जी ओ जी डी सी और इवन पी पी एल। ये तो अपने आई थिंक के मल्टीपल ईयर के लोग के ऊपर है, और पी पी एल तो मेरे ख्याल में अपने एवर लो के पास है। तो इन रेट्स के ऊपर देखें आपके सामने है कि जो कंपनी का बिज़नेस है और उसके अलावा जो उनकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस देखें तो वो कुछ भी नहीं है। तो ओ को अगेन इस प्राइस रेंज पे अगर आप बाय करते हैं, डिप पे बाय करते हैं, तो आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिल सकती है। और ख़ास तौर पे अगर किसी किस्म का डिप आता है तो इनमें इन प्राइस से फर्दर डिप के चांसेस थोड़े से कम है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि डिप की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होगी। उसके बाद आ जाए जी, हम आपको या इसका अच्छा रिज़ल्ट आया, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्लस इसने पे आउट भी दे दिया। अभी एक्स हो के भी जो ड्रॉप है वो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसमें पूरे चांस हैं कि वहाँ से फ़ौरन अगर रिकवर करता है तो ओवरऑल ये वो प्राइस है जो हमेशा मेंशन करता हूँ, 6 to 6.5 की इस प्राइस पे रेंज पे अगर आप लें इसको तो वहाँ पे रिस्क मिनिमम हो जाता है, और वहाँ से ये थोड़ा सा भी जब इसको मौका मिलता है तो 1-1.5 पे की रैली दे देता है। तो इस पूरे सिनेरियो में विद पे आउट इन रेट्स पे जिन दोस्तों ने भी बाय किया वो इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें से एक अच्छा गेन जो सा है वो उनको मिल सकता है। उसके बाद आ जाएं जी, गनी ग्रुप का आप सबको पता है, जी टेक जोन सा है उसकी तो अब ट्रेडिंग ख़त्म हो गई है। अब वो गनी केमिकल की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी जो कि 37.5 पे होगी। उसके अलावा बीइंग अ पेरेंट कंपनी गनी ग्रुप जो सा गनी गैसेस GGL, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला एक अच्छी मूवमेंट ज़रूर बनाएगा। और जो इसके इस वक्त रेट हैं वो काफ़ी सिक्योर रेट हैं, और ये वही रेट हैं जहाँ से हमेशा इसने बाउंस बैक किया 16 के पास आके, और वहाँ से फिर ये 18 तक जाता है। तो इन रेट्स पर जिन दोस्तों ने बाई किया हुआ है इसको होल्ड करें, थोड़ा सा वेट करें। इस वक्त आपकी जो मार्केट की सिचुएशन उसमें बहुत से स्टॉक्स अगर आप देखें, ब्लू चिप्स भी इस वक्त जिन रेट्स पर हैं, तो उस लिहाज से ये अपनी एक अच्छी स्पोर्ट पे है। और जो इसके आगे फर्दर मर्जर है और जो आगे इसके प्लान्स हैं, तो बीइंग अ पेरेंट कंपनी GGL में एक आप अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद जी फाइनल वन है हबको फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं तो वो फॉर मल्टीपल ईयर्स होता है, और हबको एक ऐसा स्टॉक है और जिन रेट्स पर अवेलेबल है एवरी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये इस वक्त उन रेट्स पर है जहाँ पे एक कंसिस्टेंट पे आउट तो आपको अच्छा मिलेगा ही, प्लस आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी जो सा है आने वाले महीनों और सालों में मिल सकता है। सो हबको को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इन रेट्स पर और डिप्स पे जो सा है वो बाय करें तो एक अच्छी जो सा है ग्रोथ और एक अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। इसके अलावा कल के लिए अगेन जो स्नेरियो इस वक्त जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं जितनी तेज़ी से, उसमें दो चीज़ों से आपने अपने आप को सेफ़ रखना है। एक तो ओवर एक्साइटमेंट ग्रीड से, और दूसरा पैनिक से। इन दोनों के बीच में आपका प्रॉफिट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटजी जो सी है उसको फॉलो करें। और बेहतर तरीके से लो साइड पे बाय करें, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे टाइमली या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ चीज़ों को होल्ड करें।
तो इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को इस क्राइसिस में भी लॉस से बचा सकते हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो उनसे वो प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। बाकी फर्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट को भी डिस्कस कर लेंगे और फर्दर स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।